प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात दौरा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 28 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रसार पर बल। चंपाई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई को तेज करने का दोहराया संकल्प। राज्य में आगामी एसआईआर को लेकर कवायद तेज। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एजेंटों का 28 जनवरी से विशेष प्रशिक्षण। सीईओ का पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बल। और एसजी पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच महिला एचआईएल का आज खिताबी मुकाबला। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी का जीत से आगाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्रोच्चारण में हिस्सा लेंगे। साथ ही ड्रोन शो का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है और इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। पीएम आज रात वहां ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और साथ ही एक ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग लेंगे और इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण कण में विराजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर एक मनमोहक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो के साथ ही उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री सोमनाथ सृष्टि के कण कण में विराजते हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रवाहित हो रही है। वह सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे।
संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और इसके बाद संसद की कार्यवाही के लिए दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के बजट सत्र 2026 को बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का ये आयोजन सार्थक बहस और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस दौरान केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेगी, जिस पर दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। इधर समावेशी बजट को तैयार करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी तत्परता से लगी हैं। विकसित भारत के विजन के अनुरूप बजट का खाका तैयार करने के लिए वे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज दिल्ली में बैठक करेंगी। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां जोर शोर से कर रही है और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में विकसित भारत विजन के तहत आम बजट का खाका तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक फ्यूचर रेडी बजट तैयार करना है। इसी कड़ी में आज दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक होनी है, ताकि भारत की औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में दिशोम बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। आम लोगों की भागीदारी से आगामी समावेशी बजट बनाने की दिशा में इसे सरकार की महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। आम लोग इस पोर्टल और ऐप के जरिए 17 जनवरी तक बजट को लेकर सुझाव दे सकेंगे। इनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बजट बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की नींव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से मजबूत हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची में झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 20 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा। यह राशि कॉरपोरेशन ने अपनी लाभ से राज्य सरकार को डिविडेंड के रूप में प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय योगदान के लिए कॉरपोरेशन की सराहना की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हैं। रांची के धुर्वा से लापता 2 मासूम बच्चों को खोज पाने में विफल रहने पर उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को घेरा है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में हालात जंगल राज जैसे बनते जा रहे हैं। अपहरण, लूट और हत्या की बढ़ती घटनाओं से जनता भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। श्री मरांडी ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बजाय वसूली में व्यस्त है। खूंटी के ऐतिहासिक डोंबारी बुरु में उलगुलान शहीद मेला के मंच से शहादत, संघर्ष और आदिवासी अस्मिता की गूंज सुनाई दी। मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने संबोधन में जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई मुख्य नेता शामिल हुए और भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को नमन करते हुए जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प दोहराया। खूंटी जिला प्रशासन और बिरसा उलगुलान डोंबारी बुरा मेला समिति की ओर से आयोजित उलगुलान शहीद मेला 2026 में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके वंशज सुखराम मुंडा को सम्मानित कर आशीर्वाद लिया।
मंत्री ने डोम्बारी बुरु को ऐतिहासिक शहादत स्थल बताते हुए इसे आदिवासी समाज के संघर्ष और बलिदान का जीवंत प्रतीक कहा कि हम लोगों के जीवन में संघर्ष था और आने वाला भी समय में संघर्ष रहेगा, किंतु इस संघर्ष से हम लोगों को डरना और भयभीत नहीं होना। ये लड़ाई हम लोग सालों साल लड़े हैं और आने वाला युवा पीढ़ी को भी गौरव से इस लड़ाई को अपने कंधों में लेके आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मंच से शहीद बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों के बलिदान को नमन करते हुए डोम्बारी बुरु की लड़ाई को सीएनटी एक्ट की नींव बताते हुए खुटकट्टी अधिकार और आदिवासी भूमि की रक्षा पर चिंता जताई। साथ ही लैंड बैंक अधिसूचना और सीएनटी एक्ट से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि लैंड बैंक का नोटिफिकेशन राज्य सरकार को रद्द करना चाहिए और 9वीं अनुसूची के तहत सीएनटी एक्ट में बिना संसद की मंजूरी कोई बदलाव संभव नहीं है। इस सरकार को नोटिफिकेशन रद्द करना चाहिए। नोटिफिकेशन चाहे किसने भी किया, पर यह राज्य का नोटिफिकेशन है। 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड सीएनटी एक्ट के किसी बदलाव में राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है उसमें किसी भी तरह का संशोधन करे जब तक पार्लियामेंट उसकी अनुमति नहीं दे। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति और परंपरा की रक्षा को लेकर भी गंभीर मंथन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि आज अवैध जमीन कारोबार और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से आदिवासी समाज के अस्तित्व पर खतरा बढ़ा है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, इसको हम लोग जितने भी मंच में यहाँ पर मौजूद हैं, सबका जिम्मेवारी है कि आज हम अपना जो व्यक्तिगत लक्ष्य है उसे आगे निकलकर हम झारखंड को बचाने की राजनीति करेंगे। डोम्बारी बुरु जैसे शहादत स्थलों से यह संदेश दिया गया कि इतिहास से सीख लेकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करना और आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। दुमका दौरे के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन सागुन सोहराय पर्व में शामिल हुए। उन्होंने देशों माझी थान में नमन कर आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई को तेज करने का संकल्प दोहराया। उप राजधानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सोरेन ने आरोप लगाया कि पेशा नियमावली में पेशा कानून की मूल भावना की अनदेखी की गई है और राज्य सरकार ने ग्राम सभा को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस विषय को लेकर वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान राज्य की समृद्ध संस्कृति की भी झलक दिखी। अमेरिका और भारत के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया और मुसाबनी प्रखंड का भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान और अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच जैसे कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल पीवीटीजी समुदाय के जीवन में आए परिवर्तनकारी और सकारात्मक स्थायी बदलावों से भी अवगत हुए और इन पहलों की सराहना की। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। सीबीआई की टीम साहिबगंज में पिछले 4 दिनों से अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए नींबू पहाड़ के अलावा तालझारी के गदवा पहाड़ और कारोबारी दाहो यादव के ठिकानों पर भी पहुंची। इस दबिश के दौरान हालांकि घरों में सिर्फ महिलाएं मिली। सीबीआई ने पत्थर व्यवसायियों से भी पूछताछ की है। अनुसंधान के सिलसिले में जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों को भी सीबीआई ने खंगाला है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई अब इस खनन घोटाले से संबंधित लोगों के खिलाफ नोटिस चस्पा करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठकों ने देश में जन कल्याण और विकास को नया आयाम दिया है। वित्तीय समावेशन इसका जीवंत उदाहरण है। साल 2014 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद मोदी सरकार ने जन धन योजना को मिशन मोड में शुरू किया और फिर बैंक खातों को बीमा सुरक्षा के साथ जोड़ा। इन योजनाओं के तेजी से सफल होने के पीछे अहम रोल है प्रगति का। प्रगति समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए सर्वोच्च स्तर पर बैंकों और बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए। सर्वोच्च स्तर पर लगातार निगरानी का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री जन धन खाते के तहत 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। इन खातों में 26 लाख करोड़ से ज्यादा राशि जमा है और 56% खाते महिलाओं के हैं। 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। 23 करोड़ लोगों को खाते के साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। बैंकिंग और बीमा की ही तरह घर खरीदना भी हर आमो खास का सपना होता है, लेकिन कई तरह के कानूनी अड़चनों की वजह से रियल एस्टेट परियोजनाओं में देरी ने आम आदमी के सपने को बड़ा धक्का पहुंचाया। सेक्टर में जनता के विश्वास बहाली के लिए साल 2016 में केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम पारित किया और सभी राज्यों में नियामक तंत्र की व्यवस्था की शुरुआत हुई। 28 मई को हुई प्रगति समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को सुझाव दिए कि रेरा अधिनियम के तहत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य हो। घर खरीदने वालों के लिए न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निपटान की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो। हाउसिंग बाजार में विश्वास बहाल करने के लिए रेरा नियमों का कड़ाई से अनुपालन बहुत अहम है। RERA was taken up for the Prime Minister's Pragati review. What it looked at is what is the status of implementation of RERA in various states. There were states where the authority posts were vacant, they had not been activated, complaints were pending, registrations were pending, and after that there's been a substantial improvement in the activation of RERA as a vibrant regulator. There's been a dramatic improvement. Most of the vacancies have been filled. The number of projects registered in the last 6 months has been very substantial. I think in a number of states we have seen a substantial improvement. जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री के इन सुझावों से राज्यों में रियल एस्टेट परियोजनाओं के नियमन में तेजी आएगी और ग्राहकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। रेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रहा है और 2016-17 से पहले जो हम जिस तरीके के इंडस्ट्री की एक अनसर्टेनिटी में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अनसर्टेनिटी से जूझ रहे थे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर रहा है। डेफिनेटली एक लैंडमार्क रिफॉर्म की तरह हम देख सकते हैं। प्रगति समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री के निर्देशों का ही असर है कि हाउसिंग सेक्टर में आम जनता के विश्वास को मजबूत करने में मदद मिल रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण चल रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए युवाओं को विकसित राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस दौरान अपने संबोधन में जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को महत्वपूर्ण बताया। ये देश की डाइवर्सिटी, यहाँ हमारे ट्राइबल विस्तार भी है, ये देश में हिमालयन जैसे पहाड़ी विस्तार भी है, 7000 किलोमीटर के समुद्र तट भी है, यहाँ गरीब भी है, अमीर भी है, मध्यम वर्ग के लोग भी है, सब में टैलेंट पड़ी हुई है, सब में टैलेंट छुपी हुई है। ऐसे हमारे टैलेंटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उसकी लीडरशिप के संस्कार को नर्चर करना और उसको लीडर बनाना। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये देश के यंग लीडर तैयार करने की प्रोसेस है। दोस्तों, ये प्रोसेस का आप हिस्सा बने हैं, इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। दोस्तों, 3 दिन तक हम यहां विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में रहेंगे। आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन तैयार करा है
डोमेन एक्सपर्ट की उपस्थिति में आपका प्रेजेंटेशन को मार्गदर्शन मिलेगा। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए बुक अ कॉल विद BLO सुविधा शुरू की है। इस सेवा से मतदाता अब सीधे BLO से जुड़ सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए बुक ए कॉल विद BLO सुविधा शुरू की है और इस सुविधा के तहत अब मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा मतदाता सूची या SIR से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए अत्यंत उपयोगी है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ECI नेट पर लॉगिन करके मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद बुक ए कॉल विद BLO विकल्प चुनने पर BLO 48 घंटे के भीतर मतदाता से संपर्क करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने सभी मतदाताओं से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। देश के कई राज्यों में जहां SIR की प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर है, वहीं झारखंड में आगामी SIR को लेकर कवायद तेज है। CEO के रवि कुमार के निर्देश पर राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एजेंटों को 28 जनवरी से 7 फरवरी तक विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। CEO ने पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बल दिया है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि यह प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से निर्धारित अवधि में पूरी कर ली जाए। प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों को राज्य स्तर से PPT और प्रशिक्षण की रूपरेखा उपलब्ध कराई जाएगी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि एक नर्सिंग होम से मरीज को भर्ती करने के लिए SNMCH लाया गया, लेकिन करीब 2 घंटे तक मरीज को भर्ती नहीं किया गया। इलाज में देरी की वजह से मरीज की मौत हो गई। अंदर नहीं जा रहे थे, डॉक्टर को लाए, यहाँ पे बोले कैसे ऐसा बात, पहले बोले जगह खाली नहीं, फिर दौड़ धूप करके जगह खाली हुआ, फिर भी डॉक्टर इंतजाम ही नहीं कर रहे कुछ भी। 4 बार चेक करके चलिए। 4 बार आ रहे जा रहे, ये क्या चीज दिख रहा है? गार्डन था ये, किसी का आदमी जान चल गया, उन लोग का है। घंटा से पेशेंट यहाँ पे खड़ा है, 2:45 बजे से, कागज बनने का बाद भी अंदर नहीं लिया, खाली था जब का। वेंटिलेटर अंदर कुछ नहीं बोल रहा, खाली बोल रहा रुको, खाली रुकवा के रखा है और कुछ नहीं। रांची में आज महिला HIL का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। SG पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स की टीमें फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगी। विजेता टीम को 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी, जबकि रनर अप टीम को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तीसरे स्थान पर रहने वाली रांची रॉयल्स की टीम को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। HIL के खिताबी मुकाबले में प्रशंसकों के हॉकी स्टिक का जादू दिखेगा, जिसको लेकर सभी उत्साहित हैं।
महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का नवी मुंबई में कल से आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से मात दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग में रोमांचक जीत के साथ आगाज किया है। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गत विजेता मुंबई इंडियंस को अंतिम गेंद पर 3 विकेट से हराने में सफलता पाई। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के सामने जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य रखा। आरसीबी की जीत में दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क का अहम रोल रहा। डी क्लर्क ने आखिरी ओवर में जीत के लिए जरूरी 18 रन बना दिए। डी क्लार्क ने 44 बॉल पर नाबाद 63 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। डी क्लार्क ने गेंद से भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। स्मृति मंधाना ने 18 और ग्रेस हैरिस ने 25 रन का योगदान दिया। मुंबई इंडियंस के लिए सजीवन सजना ने 25 गेंदों में 45 रन की पारी खेली, तो वही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 20 और कमलिनी ने 28 गेंदों पर 34 रन बनाए। देश और दुनिया में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 10 जनवरी ये दिन भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतवंशियों और हिंदी बोलने वालों के लिए बेहद खास है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदी दिवस का मकसद दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी के महत्व को बढ़ावा देने और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये उन्हीं का विजन है कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है और सभी भाषाओं का विकास, जिसमें कि हिंदी एक प्रमुख सहेली के रूप में है और राजभाषा विभाग कंठस्थ 2 के द्वारा एवं अन्य प्रयोगों के द्वारा भी विश्व शब्द सिंधु करके एक प्रोजेक्ट है राजभाषा विभाग का, जिसमें भारत की सभी भाषाओं के शब्दों का संकलन किया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत साल 2006 में हुई थी और तब से ये हिंदी साहित्य, कला और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात दौरा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 28 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा के प्रसार पर बल। चंपाई सोरेन ने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई को तेज करने का दोहराया संकल्प। राज्य में आगामी एसआईआर को लेकर कवायद तेज। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एजेंटों को 28 जनवरी से विशेष प्रशिक्षण। सीईओ का पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बल। और एसजी पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच महिला एचआईएल का आज खिताबी मुकाबला। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी का जीत से आगाज।